पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। तुझसे ऐसा इंतकाम ले सकता हूं कि तू मरते दम तक याद रखे, लेकिन नहीं, मैंने तुझे आज़ाद करके अपनी मोहब्बत को समेट लिया है। मैंने मुस्कुराती निगाह से रामीज़ को देखा तो पहली बार मेरे सामने मुजस्सम शक्ल में आया है। मुजस्सम ना क्या, मुजस्मे की शक्ल में क्या है। ये मुजस्मा उस लड़की ने अपनी याददाश्त की बुनियाद पर बनवाया है, और ये तेरे बारे में इतना ही जानती है जितना मेरे बारे में। लेकिन उसने मुझे मौका दिया है कि मैं तुझसे तेरी बेवफाई की शिकायत कर सकूं, इसलिए कि मैं इसकी शुक्रगुजार हूं। मगर तो खुद बेवफा दोस्त है, बुरे हालात में साथ छोड़कर भाग जाता है और मुझे मुसीबत में फंसा देता है। तेरी भूल है ये। जिस तरह तुम जी रूह अपने मसाइल में गिरफ्तार होते हो, उसी तरह रूहों की दुनिया में भी लातादाद मसाइल होते हैं। मैं भी बाज़ औक़ात इन्हीं मसाइल का शिकार हो जाता हूँ, लेकिन ये ऐसी बात तो नहीं। ज़माना कदीम में जब तो इंसानी काल में था तो तेरी वफ़ादारी की मसाले दी जाती थी, लेकिन बदले हुए दौर में तो उसके बरअक्स है। अगर बहुत ज़्यादा कल्बी रिश्ते रखने वाले दोस्तों में से किसी मुसीबत में फंस जाए तो क्या दूसरे को उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? क्या दुनिया की यही रस्में हैं? अगर ये बात है तो तू मर क्यों नहीं जाता? दोस्ती के बगैर तो ज़िंदगी का तस्वर ही बेमकसद हो जाता है। बहरतौर राअमास, मैं तुझसे दोस्ती की भीख नहीं मांगूंगा, और मैं तुझे याद दिला रहा था कि राअमीस आज भी तेरे करीब मौजूद है और तूने उसे कितना ही पीछे हटा दिया हो, लेकिन वो कल्बी रिश्ते जिनका तल्लुक़ रूह से होता है कभी ख़त्म नहीं होते। अगर मैं भी उन रिश्तों को नज़रअंदाज कर देता तो अब तक तेरी मौत इतनी दफ़ा वाक़या हो चुकी होती कि शायद तुझे याद भी ना रहता। मैंने हर नाजुक मौका पर तुझे संभाला दिया है, और ये सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पर। आज तू एक बार फिर अपनी असली सूरत में आ गया है तो सुन, मैं अब भी तेरे साथ रहूँगा। जहाँ तू मुसीबत में गिरफ्तार हुआ तेरी मदद भी करूँगा, लेकिन मैं तुझसे खुश नहीं हूँ। राअमीस, यहाँ इस जगह में तुझसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस जगह से निकल कर हम कहीं और बैठ कर बातें करें? अपने अतराफ़ में देख, तू ख्वाहिश तो कर और पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। राअमीस के मुजस्मे ने कहा, और मेरी निगाहें हैरतज़दा अंदाज में सामने की सिमत उठ गई, और दूसरे ही लम्हे मेरे हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकल गई। ये वो कमरा नहीं था जहाँ राअमीस का मुजस्मा और बूढ़े दादा की पोती मौजूद थी, बल्कि ये तो कोई खुला हुआ इलाका था। बेशक वक्त रात ही का था, लेकिन अतराफ़ के माहौल से अंदाज़ा होता था कि कम अज़ कम इस इलाके से इस जगह का कोई तल्लुक़ नहीं जहाँ मैं मौजूद था। राअमीस की कुर्बत ना होती तो ये पागल कर देने वाली बात थी, लेकिन राअमीस को मैं आज ही से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से जानता था। मैंने इधर उधर पलट कर देखा। ज़ाहिर है कि जब ये वो जगह नहीं थी तो राअमीस का मुजस्मा यहाँ से कहाँ से आता। चुनाचा अब सिर्फ उसकी आवाज़ थी और मेरे बदन में वो ठंडक जो राअमीस की कुर्बत का एहसास दिलाती थी, और मैंने राअमीस को पुकारा। हाँ, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा की मानत तुम्हारे पास हूँ। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, यहाँ तुम मुकम्मल तौर पर महफूज हो। जब राअमीस तुम्हारे साथ होता है तो हज़ारों हाथ तुम्हारे इर्द गिर्द फैले हुए खतरात को तुमसे दूर धकेलते रहते हैं। चुनाचा तुम अपने ज़हन में इसका तसव्वुर भी मत लाया करो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँच सकता है। मैंने ठंडे दिल से राअमीस की बात पर गौर किया, और उसका साथ बाज़ औक़ात मुसीबतों का बायस बन जाता था, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे मसाइल सामने आते थे जहां मेरी अपनी कोशिशें बेअसर हो जाती थी और राअमीस मेरी मदद करता था। चुनाचा इस वक्त राअमीस की कुर्बत में मुझे नागवार नहीं गुजर रही थी, बल्कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसका साथ मुस्तकिल तौर पर कबूल कर लूँ तो खुद मेरे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। बिला वजह की ज़िद उसके और मेरे दरमियान कायम रही है, और मैंने तनहा रहकर भी देख लिया, और उसमें कोई शक नहीं कि अभी ज़िंदा था, महफूज था। लेकिन उसके लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ी थी, या जिस तरह मैं मुसीबतों में गिरफ्तार होकर वक्त गुजारता रहा था, उसे मेरा दिल ही जानता था। अपने आप को बाज़ मामलात में इतना तन्हा महसूस करता था कि कोई बात समझ में नहीं आती थी।
कम अज़ कम रामीज़ की गुर्बत में थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। तकदीर मुझे फुटबॉल बनाए हुए थी और मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद खुद को संभाल नहीं सका था। तो फिर रामीज़ी का साथ क्यों ना कबूल कर लिया जाए ताकि खतरात कम हो जाएं। रामीज़ जैसे मेरे ज़हन में बैठा हुआ था कहने लगा, ये बात तो तुम्हें बहुत पहले मैं सोच लेनी चाहिए थी रामास, और यही सब कुछ तो मैं तुमसे कहता था मेरे दरीना दोस्त। दर हकीकत तुम्हारी शक्ल सूरत ही इस बात की संद है कि तुम महफूज रहो। हाँ, अगर तुमने दोबारा अपनी सूरत तब्दील करने की कोशिश की तो रामीज़ की मोहब्बतें फिर कभी तुम्हें नहीं मिल सकेंगी। अपनी सूरत तब्दील करके तुमने रामीज़ की मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। बार बार मेरा दिल चाहा कि तुम्हें ऐसी मुसीबत में फंसाऊं जिससे निकलना मुमकिन ना हो, लेकिन क्या करता, एक सूरत हमेशा ज़हन में आकर मुझे रोक देती थी। अब बहुत ज़्यादा एहसानात ना जिताओ, ये बताओ हमें करना क्या है। बताना भी ज़रूरी है, तुम खुद नहीं सोच सकते कि क्या कहता रहा हूँ मैं, और मैं तुमसे अब तक। मेरे भाई, एक बात मैंने तुझसे हमेशा खुलकर कही है कि मैं रामास का हमशक्ल ज़रूर हूँ, लेकिन रामास नहीं हूँ, ना ही मेरी हैसियत किसी रूह की है। अगर सच पूछो तो मैं मुसीबत का मारा हुआ वो शख्स हूँ जो धोबी के कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। तो मुझे बता रामीज़ कि आज तक मैं अपनी मर्जी से कोई काम कर सका हूँ। अगर तू मेरी माजी के बारे में जानता है तो उस बुढ़िया की हकीकत भी तुम्हें मालूम होगी जिसका नाम खाला शहादत था, और उसके बाद निकलना खुल्द से आदम का और पहुँचना सरजमीन मिस्र पर, मिलना वहाँ कुछ दौलतमंदों का और खेलना मेरी ज़िंदगी से, और उसके बाद पहुँचना ऐरान हमरा ताबूत रामीज़, और उसके बाद जो हालात बेचारे मंसूर पर गुजरे। सो ए रावी, खुश सखन खुश हो कहो तो उसके बारे में मुकद्दर किसका था? तेरा, सिर्फ तेरा रामास। काश तेरी खोपड़ी होती और मेरे हाथ में एक डंडा, फिर बताता कि मुकद्दर किसका। इसलिए तो रामीज़ की खोपड़ी मिली ना तुझे डंडा। ए बेवकूफ़ शख्स, जब रामीज़ से तेरी यारी हो गई और उसने ये बात कह दी कि तेरी आंखों से ये नई दुनिया देखना चाहता है, तो फिर नखरों की क्या ज़रूरत थी। बाकी रहे वो इत्तफाकिया हालात जिनकी वजह से तुझे कुछ परेशानी उठाना पड़ी, तो रामीज़ से अलग रहकर तूने कौन से तीर मार लिए। हाँ, ये दूसरी बात है कि अपने तौर पर तूने यही समझा कि रामीज़ तेरी उन खरमस्तियों से वाकिफ़ नहीं जो तू कभी काकटील पी कर और कभी अरे अरे अरे, तो क्या तू उन हालात में भी मुझ पर मुसल्लत रहा है? हाँ, लेकिन तेरी सूरत दूर, तुझ पर लानत भेजता हुआ, क्या यह सब कुछ मेरी खुशी के लिए नहीं किया जा सकता था? खैर छोड़ो रामीज़, अब मैं सच्चे दिल से तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा साथी बनने पर तैयार हूँ। वाक़या यही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ करने में नाकाम रहता हूँ। अगर तुम्हारा वजूद मुझ पर मसल्लत ही रहा और तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि कैसे कैसे चक्रों में फंसा रहा हूँ, और अब जेब में एक बहुत बड़ी रकम लेकर ट्रैवल चेक डाले लागन के उस कब्जे में उस लौंडिया की रोटियाँ खा रहा था और लंगड़े या गैर लंगड़े बूढ़े की हमाकतें बर्दाश्त कर रहा था। कैसे सनकी लोगों से वास्ता पड़ा था, साज दादी फ़कीर, दादा जान लंगड़े और वो मोहतरमा तारीख दान। लेकिन रामीज़, तुम इस मुजस्मे में हलूल कैसे कर गए? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो वहाँ रामास का मुजस्मा देखकर तुझसे मुखातब हुआ था कि शायद तेरा ज़हन कुछ मुतासर हो सके, मगर तुम ये तो बताओ कि मेरी आंखों से जो दुनिया देखने का तस्वर तुम्हारे जहन में है, तो हम उसका आगाज़ कैसे करें? दुनिया के कौन से शोबे को तुम सबसे पहले देखना चाहते हो? तो जिस अंदाज में मेरे बगैर अब तक की ज़िंदगी गुजारता रहा है रामास, और मुझे वही सब कुछ पसंद है। ज़माना कदीम में जब हमारी हुक्मरानी थी तो साजिशें, फतूहात और जंगों के साथ साथ हुस्न इश्क की दास्तानें भी सामने आती रहती थी, लेकिन ये सब कुछ अलग अलग होता था। मौजूदा दौर में जो अजीबो गरीब क़ुव्वतें इस दौर के इंसानों को हासिल हो गई हैं, उन्होंने शायद तमाम कफ़ियात को यकजा कर दिया है और सब कुछ साथ साथ ही चलता है। ये ज़िंदगी जिसमें तो मुख्तलिफ लोगों का कलाकार बना रहा है, कौन सी शय से महरूम थी? महमजोई के लिए तरह तरह की हंगामा खेजियाँ, सैरो सियाहत, हुस्न और इश्क के लिए नई नई हसीनाएँ, जंगो वजदल के लिए हर गली कूचा बाजार। हम तो अपने दौर में लड़ाकों का बंदोबस्त करते थे और फिर अरीना में बाकायदा उनकी जंगों का इंतज़ाम करते थे, लेकिन यहाँ तो चलते फिरते उठते बैठते बाज़ारों और गलियों में 10-20 कत्ल हो जाते हैं, 2-4 अफराद मर जाते हैं, हंगामा खेजियाँ होती हैं, साजिशें होती हैं, मुहिम्मात सर अंजाम दी जाती हैं। यही सब कुछ मेरी पसंद है। आज तक तो लोगों का महकूम रहकर ये सब कुछ करता रहा है। जिसने तुझे जो बनाया तू बन गया, लेकिन अगर रामीज़ का सच्चा साथ कबूल कर ले तो लोग तेरे महकूम होंगे और तू उन पर हुक्मरानी कर सकेगा।
मेरे प्यारे भाई, मैं ज़ात का जुलाहा हूँ, या कुम्हार या फिर तेली। हो सकता है कि ज़माना फ़राइन में ये तीनों ज़ातें हल्की ना समझी जाती हों, या फिर मुमकिन है कि उनका वजूद ना हो, लेकिन जदीद ज़माने में ये तीनों ज़ातें शरीफ तस्वर की जाती हैं और उनमें हुक्मरानी के जरासीम ही नहीं होते। चुनाचा ये जरासीमें कहाँ से लाई जाएँ? हाँ, ये दूसरी बात है कि उस दुनिया में जुर्म पेशा अफराद की कमी नहीं, हर किस्म के जुर्म होते हैं। सियासी, समाजी, मुआशरती, इंसानी जुर्म वगैरह हर तरह के मुजरम बआसानी किसी भी जगह दस्तयाब हो जाते हैं। चुनाचा अगर यही ज़िंदगी तुम्हें पसंद है तो फिर ठीक है, कल से मैं भी अपना नाम सैंडू खान रख लूँगा और निकल पड़ता हूँ मैदान अमल में। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक, मैं तुझसे मुतफिक हूँ। और सैंडू खान का दस्ते रास्त रामीस होगा, और सैंडू खान जो कुछ करेगा रामीस उसमें उसका साथी होगा। जहाँ सैंडू खान से गलती हुई या उसे कोई खतरा दरपेश हुआ, रामीस आगे बढ़कर उस खतरे को संभाल लेगा। खान को एक लम्हे के लिए भी खौफजदा नहीं होना चाहिए। इस बार शायद उसे ज़्यादा बात का कभी सामना ना करना पड़े। ज़िंदगी को मेरे दोस्त इस अंदाज में आगे बढ़ने दो जैसे वो बुढ़िया चाहती थी। इसमें हकीकी ज़िंदगी का लुत्फ़ आ सकता है, जहाँ तुमने जिनके रास्तों में मेयार व अखलाक की रुकावटें पैदा करना शुरू की, वहीं से उसका मसनूई पानी शुरू हो जाता है। क्या समझे? रामीस की इतनी सी ख्वाहिश है, भला इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम पूरा ना कर सको? मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाई। ठीक है रामीस, बहरतौर अब भी सारी सच्चाइयों के साथ तुम्हारी दोस्ती कबूल कर चुका हूँ, लेकिन मरवा मत देना। मैं भी तुम्हें पूरा तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। आओ अब उठो और यहाँ से चलें। कोई ऐसी जगह मुंतखब करते हैं जहाँ से हमारे काम का आगाज़ हो। जिस तरह भी मुनासिब समझो मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार कर देना। यूँ समझ लो कि उसकी तकमील होगी और यकीनन होगी। मैंने गर्दन झटकी, और इतनी बात तो मैं भी समझता था कि रामीस ने जो कुछ कहा है उसे कर दिखाना उसके कब्ज़े कुदरत में है। मैंने भी ये फ़ैसला कर लिया कि अब जिस तरह भी मुमकिन हो सके रामीस के साथ ही बसर की जाए। उसके इशारे पर मुड़ कर चल पड़ा। ये अंदाज़ा नहीं था कि लागन के इस कस्बे से हम किस तरफ निकल आए हैं। ये सब कुछ तो गैर फितरी तौर पर हुआ था। रामीस उसकी निशानदेही कर सकता था, और वो कम वक्त इस वक्त मेरे दिमाग में घुसा बैठा था। यानी जो कुछ मैं सोचता उसे समझने में कोई दिक्कत ना होती। चुनाचा उसकी आवाज़ उभरी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से निकल कर किसी ऐसी जगह क़याम करो जो तुम्हारे मेयार की हो, और उसके बाद हालात जिस तरह भी पेश आएँ, मैं ये नहीं कहता कि जानबूझकर किसी को कत्ल कर दो या कहीं डाका डालो या ज़बरदस्ती किसी झगड़े में कूद पड़ो। मैं तो तुमसे यह कहता हूँ कि ज़िंदगी जिस अंदाज में भी तुम्हें बढ़ते, तुम अपने आप को उसमें कमज़ोर मत तस्वर करो, बल्कि उसका भरपूर मुकाबला करो। किसी से भागने की ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि ये आबादी देखो, ये भी कोई जदीद आबादी है। रामीस ने बाईं सिमत इशारा किया, और ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं कि जिस जगह हम खड़े हुए थे एक अजीमो शान आबादी फैली हुई थी। ऊंची नीची इमारतों और रोशन सड़कों की आबादी। यकीनन ये स्वीडन का कोई बहुत बड़ा शहर था, लेकिन ये बात भी शहर में दाखिल होने के बाद मालूम हुई कि हम स्टॉकहोम पहुंच गए हैं। नाकाबिल यकीन बात थी, लेकिन रामीस के साथ हर तरह की नाकाबिल यकीन कहानियों को ही जन्म देता था। चुनाचा मैंने इस पर हैरत का इज़हार नहीं किया। रामीस से एक बार में मशवरा किया तो वह खामोश ही रहा। स्टॉकहोम मेरी निगाहों के सामने था, मामूली शहर नहीं था। उसकी तरतीब देख देख कर मुझे चक्कर आ रहे थे। बिलाशुबा उसे इन इलाकों का सबसे हसीन तरीन शहर कहा जा सकता था। और फिर मैं रकम हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गया। कोई दिक्कत पेश नहीं आई। कम अज़ कम स्टॉकहोम जैसे महंगे शहर में मेरे पास मौजूदा रकम मेरी बेहतरीन कफ़ालत कर सकती थी। चुनाचा वहाँ के सबसे शानदार होटल बरगंजा में मैंने अपने लिए कमरा हासिल कर लिया और गुस्ल वगैरह से फारग होकर आराम करने के लिए लेट गया। सोकर उठा तो बदन की ठंडक ने बताया कि रामीस मौजूद है। अब उससे किसी किस्म की बात पुरस मुनासिब नहीं थी। ताहम मैंने भारी लहजे में कहा, तो मुझे स्टॉकहोम में छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे रामीस? हाँ, मैं ज़रा चला गया था। कहाँ? ये मत पूछा करो मुझसे रामास। रूहों की दुनिया में बेशुमार बातें ऐसी होती हैं जो जी रूहों को नहीं बताई जा सकती। बस यूँ समझ लो कि मुझ पर भी कुछ मजबूरियाँ मुसल्लत हैं, और इसीलिए किसी भी वक्त किसी भी लम्हे में तुमसे जुदा हो सकता हूँ, लेकिन बहुत तवील अरसे के लिए नहीं। दरअसल रमास, तो मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा।
अब तुमने यहाँ के सबसे खूबसूरत होटल का इंतखाब किया, मुझे ये बात पसंद आई। तुम्हारे पास अपना भी बहुत कुछ है, लेकिन जिन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत पेश आती है उनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उनका हासिल तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। आराम से इस होटल में ज़िंदगी गुजारो। जो बातें तुमसे मैं कह चुका हूँ उस पर निगाह रखो, बाकी और कोई ख़ास बात नहीं है। और अगर कोई ऐसा लम्हा हो जब मुझे कत्ल किया जाने वाला हो और तुम्हारी मजबूरियां तुम्हें मुझसे दूर ले जाएं, और उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सवाल किया। खुद पर इन्हिसार करो, क्योंकि हर शख्स को जीने का ढंग आना चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारा एक साथी, एक मददगार हूँ, और दुनिया में कोई ऐसा साथी नहीं होता जो एक एक लम्हा मदद के लिए आमादा रहे। यहाँ तक कि तारीकी में साया भी जुदा हो जाता है। मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि तुम मुझे अपना साया तस्वर करो, लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ मैं अपने तौर पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा रामास। ठीक है, और मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मैं अब नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई इख्तलाफी मसला पैदा होना भी नहीं चाहिए, उसने जवाब दिया। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं तैयार होकर स्टॉकहोम की सड़कों पर निकल आया। ख़रीदारी भी करनी थी क्योंकि मेरे पास ढंग के लिबास नहीं थे। चुनाचा मैंने बाज़ार से खासी ज़बरदस्त ख़रीदारी की और वापस होटल पहुंच गया। इस थोड़ी सी मटर गश्त ने मुझे यह एहसास दिला दिया था कि स्टॉकहोम की ज़िंदगी उल्टी गंगा की मानद है। यानी यहाँ औरतों का राज था, मर्दों की हैसियत नई नवेली नौजवान लड़कियों की मानद, जिन्हें कदम कदम पर खतरात दरपेश होते हैं। शाम तकरीबन 6:30 बजे जब आसमान से हल्की हल्की सी बूंदें बरस रही थी, मैं मौसम की मुनासबत से लिबास पहनकर बरगंजा के निचले हिस्से में आ गया। मेरी निगाहें चारों तरफ का जायज़ा लेने लगीं। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक वेटर मेरे करीब पहुंच गया। जनाब, वह सामने वाली मेज़ पर जो मौजूद मोहतरमा आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हैं। मैंने तअज्जुब खेद अंदाज में उसकी तरफ देखा तो तकरीबन 40-42 साल एक खातून मेकअप में लुथड़ी मुस्कुराती निगाह से मुझे देख रही थी। मैं उठकर उनके करीब पहुंच गया। इस सूरत में मेरे लिए कोई शनासाई नहीं थी। खातून ने लहक कर मेरा इस्तकबाल किया। मेरा नाम रंगीता है जी, मुझे मून कहते हैं। वेरी गुड, आपका नाम बहुत खूबसूरत है। क्या आपने मुझे मेरे नाम की खूबसूरती की इतला देने के लिए ही यहाँ बुलवाया है? नहीं, बल्कि अपनी तन्हाई दूर करने के लिए। खातून की आंखों से ऐसे तासरात झलक रहे थे कि मेरे मैदे में हलचल मच गई। अगर मुझसे कोई काम है तो बराह करम मुझे बताइए। मेरा ख्याल है कि इससे पहले मैं आपसे कभी मुतारफ़ नहीं हुआ। तुम्हारा हसीन चेहरा ही तुम्हारा तारफ़ है मिस्टर मून। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये शाम और ये रात तुम्हारे साथ बसर हो। बज़ाहिर लगता तो यूँ था जैसे यह खातून अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात किसी दरीना ख्वाहिश की तकमील के लिए गुजारना चाहती है। मैं आहिस्ता से उनकी मेज़ से उठ गया। किसी को बुलाने से पहले अपनी हकीकत ज़रूर वाज़ेह कर दिया करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका सर उस अकबी दीवार पर दे मारे। मोहतरमा का मुंह हैरत से खुला और मेरे कानों में रामीस का कहका गूंज उठा। मैं जल्लाया हुआ अपनी मेज़ पर वापस आ बैठा। उनसे बरगश्तगी का इजहार ना करो जो ज़िंदा हों। अगर ज़िंदा दिल होता है तो उसमें आरज़ुएं भी जन्म लेती हैं, और तुम्हारी शख्सियत उन खातून को पसंद आई थी। यार रामीस, इस औरत के ज़हन में कुछ और तो नहीं था। मैं ये सोच कर उसके पास गया था कि मुमकिन है ये मेरी कोई दरीना शनासा हो, यानी वो जिसे मैं ना जानता हूँ और वो मुझे जानती हो। लेकिन इस दिल वाली बूढ़ी की हरकतें तो नाकाबिले बर्दाश्त थीं। रामीस का दूसरा कहका बुलंद हुआ और उसने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे इस सिलसिले में वो बड़ी नेक दिली से सोच रही थी और सिर्फ तुम्हारे साथ की ख्वाहिशमंद है। तो फिर मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए। हाँ, ये बूढ़ों का हाल है और यहाँ ज़्यादातर ज़िंदगी की बाजी हारने दो। बूढ़ियाँ किसी और नई बाजी लगाने का इंतज़ार करती हैं। चलो यहाँ से कहीं और चलो। रामीस इंसानी वजूद में मेरे साथ नहीं था, लेकिन जब वह मेरे करीब होता तो मुझे यूँ महसूस होता जैसे वो मेरे कदम ब कदम चल रहा हो और मैं चाहूँ तो उसे छू लूँ, जबकि ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। बारिश कुछ तेज़ हो गई, इसलिए बाहर जाने का वक्त न था। हाल में जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे थे। बिल आखिर में डिस्को रूम में पहुंच गया और यहाँ बरपा तूफ़ान बदतमीज़ी देखता रहा। यहाँ मैंने रात का खाना खाया। लोग मुझे तनहा समझ रहे थे और बेशुमार दिल वालियों ने मेरी इस तन्हाई पर रहम खाकर उसे दूर करने की पेशकश की, लेकिन ऐश की काकटेल हर जगह तो काबिल कबूल नहीं होती। चुनाचा मैंने उनसे माजरत कर ली और वो हैरत से मुझे देखती हुई आगे बढ़ गई। बरगंजा का क़याम किसी भी तरह नाकाबिल कबूल नहीं था। यहाँ 3 दिन गुजर गए थे
और इन 3 दिनों में मैंने खुद को इंतहाई बेहतर महसूस किया था, क्योंकि इन दिनों ज़हन पर कोई बोझ नहीं था। एक शहजादे ही की मानो ज़िंदगी गुजार रहा था। इस दौरान स्टॉकहोम के ज़्यादा वसी इलाके नहीं देखे थे, बस 2-3 बार ही बाहर निकला था। स्वीडन की दिल फेंक लड़कियां मेरी जन्म मतवज्जा रहती थीं। बाद में मुझे इसके बारे में मालूम हुआ कि यहाँ की ज़्यादातर आबादी खासी तौर से लड़कियाँ काले बाल, काली आंखों और गंदगी रंगत पर मरती हैं। सुर्ख, सुनहरे, भूरे बाल और आंखें देख देख कर वो उकता गई थी। बहर तौर ये लम्हात भी नापसंदीदा नहीं थे। उसके बाद मैंने फैसला किया कि एक सयाह की हैसियत से स्टॉकहोम और उसके निवाह का जायज़ा लूँ। मैंने स्टॉकहोम के नक्शे तलब किए और उनकी मदद से सियाहत का एक प्रोग्राम बना डाला। बरगंदा से मुझे किराए की कार फौरी तौर पर हासिल हो गई और दिलचस्प बात यह थी कि उसकी ड्राइवर एक जवान लड़की थी और उसका नाम सोइंटा था। सोइंटा सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, गाइड भी थी। चुनाचा वो मुझे लिए हुए स्टॉकहोम के मुख्तलिफ इलाकों में घूमती फिरी। मैंने महसूस किया कि वो तालीम याफ्ता लड़की है और गुफ्तगू के दौरान उसकी बातों से इल्मियत झलकने लगती है। स्वीडन अखलाकी कदरों से जंग करता हुआ बहुत आगे निकल आ गया है और अब वो वापसी के रास्ते चाहता है, लेकिन नई नस्ल वापसी के रास्ते गुम कर चुकी है। जिनसी अपनी कशिश खो चुकी है और समझ में नहीं आता कि अब कोई क्या करे। बड़की नस्ल कुछ करके रहेगी, क्योंकि ये मायूसी सिर्फ तबाही का पैगाम होती है। तुम इस उम्र की नुमाइंदगी कर रही हो। हाँ, मैं खुद कौन से अलग तो नहीं कहती, उसने कहा, मगर तुम पुरसकून हो। सुकून के मसनूई खोल के दूसरी तरफ देखना चाहते हो, उसने चमकदार आंखों से मुझे देखते हुए कहा। मैंने घबरा कर नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ख्यालात पूछ रहा था। वो हंस पड़ी और उसके बाद स्वीडन की नई नस्ल के बारे में मज़ीद कुछ पूछने की जुर्रत नहीं हुई। लेकिन सोइंटा ने मेरे लिए सोचने को बहुत कुछ छोड़ दिया था। स्टॉकहोम भी जजीरों का शहर था, जिसे मखसूस तर्ज के पुल एक दूसरे से मिलाने के लिए थे। शहर की मशहूर सड़क, किंग गार्टन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कुबड़ा पुल, सब का वो डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियतें आ चुकी थी, उनकी तस्वीर भी वहाँ आवीज़ा थी। सोइंटा मुझे इस जगह के बारे में तफसीलात बताती जा रही थी और फिर उसने मुझसे शहजादा योजीन का महल देखने की बात की और मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, अब तो मेरी नकीर उसके हाथों में है, जहाँ उसका जी चाहे ले जाए। चुनाचा हम शहजादा योजीन के महल की जानब चल पड़े, जो घने दरख्तों और सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। यहाँ से समुद्री एक शाख नहर की सूरत में स्टॉकहोम में दाखिल होती है। टीलों के तख्तों और बुलंद दरख्तों के दरमियान चलते हुए हम समुंदर के किनारे आ गए, जहाँ बेशुमार लोग पंजों पर बैठे धूप और ताज़ा समुद्री हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। सोइंटा अब सिर्फ एक ड्राइवर नहीं रही थी, बल्कि उसकी हैसियत एक दोस्त किसी हो गई थी। हम साहल के साथ पानी में उभरी हुई एक चट्टान पर बैठ गए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। इस खतरनाक सूरत हाल के बाद सोइंटा ने फिर कोई ऐसी बात नहीं की जो बात से परेशानी होती। ना जाने कितनी देर हम वहाँ मौजूद रहे। फिर सूर्य ढल गया और वह कहने लगी, ये मौसम स्वीडन के रहने वालों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। धूप नज़र आ गई तो यूँ समझो कि ईद हो गई, वरना मौसम सरमा के बाद नीले तूफ़ान और महीनों नज़र ना आने वाला सूरज ज़िंदगी भी मंजमद होकर रह जाती है। हर चंद के कारोबारी ज़िंदगी चलता रहता है, लेकिन दिलों में कोई उमंग नहीं होती। काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुँचे जो दरख्तों में घिरी हुई थी, और वहाँ सोइंटा ने अपनी गहरी चमकदार आंखों के साथ मुझे देखते हुए कहा, बरगंदा में बेशुमार मुसाफिर आते हैं, क़याम करते हैं, और उनमें से लातादाद के लिए मैं ही ड्राइवर करती हूँ। होटल वाले ख़ास तौर से मेरा इंतखाब करते हैं कि दुनिया की 5 ज़बानें जानती हूँ, और जो लोग साबित हैसियत होते हैं वो अपनी गुड बुक में होटल बरगंदा का नाम लिख कर ले जाते हैं, और उसके बाद अगर उनका कोई दोस्त या बदाते खुद वो कभी स्टॉकहोम का रुख करते हैं तो बरगंदा के क़याम को अवलियत देते हैं। मैं ना सिर्फ एक अच्छी ड्राइवर हूँ, बल्कि एक अच्छी गाइड भी हूँ और एक अच्छी साथी भी। मेरे पास इसकी कई संदेह हैं, लेकिन एक बात कहूँ मिस्टर, तुम भी मेरी ज़िंदगी की किताब में अपना कवरक छोड़ कर जा रहे हो, जबकि मैं कभी ज़िंदगी की डायरी नहीं लिखती। मतलब ये कि मैं अपनी डायरी के उस वर्ग पर लिखूंगी कि मैं वो हस्ती हूँ जिससे खिला के एक नामालूम सैयारे से आने वाले का कुर्ब नसीब हुआ और उस दुनिया के रहने वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नौजवान नस्ल में ख्वाहां उसका ताल्लुक ज़मीन के किसी हिस्से से हो, ऐश पसंदी कूट कूट कर भरी होती है और तन्हाइयाँ उसके होश हवास छीन लेती हैं। लेकिन कोई भी तन्हाई
कोई भी लफ्ज़ तुम्हें मुतासर नहीं करता। मैं मुसलसल महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारी निगाह एक बार भी मुझ पर इस अंदाज में नहीं पड़ी जिसकी मैं मतवक्का थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और उसकी इस बात का तो मैं पहले ही से कायल था कि वह तालीम याफ्ता है और अपनी बात ढंग से कहना जानती है। और उसने जिस अंदाज में मुझसे अपने वजूद के खोल तोड़ने के लिए कहा था, उसने मुझे दहशतज़दा भी कर दिया। मैं भला उसकी इस कैफियत को कैसे संभाल सकता था। यहाँ फिर वही अल्फाज शुरू हो गए थे। दफतन मैंने कुछ महसूस किया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। अतराफ में दरख्तों के छनने वाली खुशबुएं बिखरी हुई थी, लेकिन एक अजीब सी बदबू इन फिजाओं में शामिल थी और मैंने उसे महसूस किया था। शायद स्वीटा ने इस बदबू को महसूस कर लिया और गर्दन को इधर उधर देखने लगी। एक बदबू सी है यहाँ। हाँ, क्या यह सड़े हुए गोश्त की बदबू नहीं? लगता तो ऐसा ही है, हालांकि ये मुमकिन नहीं। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। मेरे ज़हन में भी तजस्सुस पैदा हो गया था। चुनाचा हम दोनों उस बदबू का सुराग लगाने चल पड़े, और उसके लिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। स्वीटा ठठक कर रुक गई। फूलों के कंज के दरमियान दो सफ़ेद पाँव मुड़े तुड़े नजर आ रहे थे, और उस बात में कोई शक व शुबा नहीं था कि वो इंसानी लाश है जो कई दिन से यहाँ पड़ी हुई है, और ये बदबू उसी लाश की है। हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। क्या ख्याल है, वापस चलें? होना तो यही चाहिए, लेकिन क्या इस सिलसिले में अपने फ़राज़ पूरे नहीं करोगी? उसने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और फिर शर्मिंदा सी होकर आगे बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद हम फूलों के कंज के पास थे। कंज बहुत ज़्यादा घने नहीं थे। लाश को उनमें ठोंस दिया गया था, लेकिन उसे बखूबी देखा जा सकता था, और उसमें बदबू बेशक उठ रही थी, लेकिन लाश का चेहरा भयानक नहीं हुआ था। वो किसी लड़की की लाश थी। मैंने उसे देखा और महसूस किया जैसे कोई इंतहाई गर्म शय मैंने बेदहानी में अपने हलक से नीचे उतार ली हो, और वो सीना, दिल, फेफड़े और कलेजा जलाती हुई मैदे तक पहुंच रही हो। और कुछ ऐसी ही कैफियत पैदा हो गई थी मेरे अंदर, क्योंकि वो चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था, और मैं चेहरे को छोड़कर बहुत दूर भाग आया था। ये सोचकर कि सारे जहां का दर्द मेरे हिस्से में क्यों हो, लेकिन यहाँ स्टॉकहोम में शहजादा यूजीन के इस महाल के पास मजलूम कीमी की लाश कहाँ से आ गई? हाँ, ये कीमी ही थी, जिसके सीने में इंतकाम का समंदर मौजूद था, जो अपने भाई बैल करोसा की मौत का इंतकाम लेना चाहती थी, जिसके लिए उसने मेरी अमदाद तलब की थी। और मैंने बगौर से देखा। कीमी के बदन पर चाकुओं के लातादाद निशानात थे, और यही निशानात उसकी मौत का सबब बने थे। सूंटा सहमी हुई निगाहों से उस लाश को देख रही थी। फिर उसने इन्हीं निगाहों से मेरी जनब देखा और आहिस्ता से बोली, मजलूम लड़की कई दिन पहले कत्ल की गई है, लेकिन हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। तुम मौका की नज़ाकतों को नहीं समझते। बाद औक़ात ज़्यादा इंसानियत भी गले पड़ जाती है। वो तो ठीक है सोटा, लेकिन क्या इस लाश को इस तरह बेगौरो कफन छोड़ दिया जाए? उसे ज़हमीन के गहराई में दफन करके तुम सिर्फ अपनी ज़मीर को तस्कीन दे सकते हो, और इससे ज़्यादा अब मैं या तुम क्या कर सकते हो? बेहतर यह है कि किसी पब्लिक कॉल वबू से पुलिस को टेलीफोन कर दो, और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करती हूँ। पुलिस खुद इसे संभाल लेगी। मैंने मुतासिफ अंदाज में गर्दन हिलाई। बेचारी स्वीटा को क्या पता था कि मैं खुद भी इस सिलसिले में थोड़ा सा मुजरम हूँ। कीमी को अगर मैं उसे के भाई के कातलों के सिलसिले में कोई मदद नहीं दे सकता था, तो कम अज़ कम उसे तसल्लियाँ देकर उसका ये जुनून तो ख़त्म कर सकता था कि वो किसी बाकायदा ग्रोह से इंतकाम लेने का इरादा तर्क कर दे। हो सकता था कि मेरी मोहब्बत बड़े अंदाज से उसके ख्याल में कुछ तब्दीलियाँ पैदा हो जाती। अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वह अपने इसी जुनून का शिकार हुई। एक बेबस लड़की कर भी क्या सकती थी, और अभी यही सोच रहा था कि कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और हम दोनों ही चौंक कर पलटे। पुलिस की वर्दी में मलबूस चंद अफराद हमारे अक्कब में पहुंच गए थे, और उनमें से एक भारी बदन के बड़े बड़ी मूंछों वाले शख्स ने आगे बढ़ते हुए कहा, लाश और तुम दोनों, वाह, कत्ल कब किया था इसे? क्या तलाश करने आए थे इसके पास? ओहो देखिए जनाब, हम दोनों तो, मेरा मतलब है कि ये सिर्फ सियाह हैं, और यहाँ शहजादा यूजीन का महल देखने आए हैं। हवाओं के दोष पर तैरती हुई बू ने हमें इस तरह मतवज्जा किया और हम यहाँ निकल आए। माफ़ कीजिएगा, हमारा इस लाश से कोई तलक नहीं, और हम पुलिस को इतला देने का ही फैसला कर रहे थे। खूब इत्तेफाक की बात है कि पुलिस खुद ही तुम्हारी खिदमत के लिए यहाँ पहुँच गई है। चलो आ जाओ। आप गलत समझ रहे हैं जनाब, मैं होटल बरगंजा की मुलाजिम ड्राइवर हूँ, और आज सारा दिन अपने मेहमान को स्टॉकहोम की सैर कराती रही हूँ। आप होटल को रिंग करके
बेबी, ये सारी बातें पुलिस बआसानी मालूम कर लेगी। फिलहाल तुम हमारी मदद करो और हमारे साथ चलो। तुम लोग लाश का बंदोबस्त करो, पुलिस अफसर ने अपने साथ मौजूद दूसरे लोगों से कहा। सोइटा बुरी तरह घबरा गई थी और उससे उसकी गाड़ी के बारे में पूछा गया तो उसने एक तरफ इशारा करके कहा कि होटल की गाड़ी वहां मौजूद है। तब पुलिस अफसर ने अपने 2 आदमियों को इशारा करते हुए कहा, तो मैडम के साथ होटल की गाड़ी में पहुंचो और मैं साहब को लिए जा रहा हूं। चंद साइतों के लिए तो मेरे आसान भी खता हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैं पुरसकून हो गया। ज़ाहिर है कि किमी को मैंने कत्ल नहीं किया था और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अगर हालात ने कोई गलत सूरत इख्तियार भी की तो अब मैं इतना लावारिस नहीं था। चुनाचा मैं खामोशी से उनके साथ चल पड़ा। पुलिस की बड़ी वैन में मुझे बिठा दिया गया। सोइटा को वो लोग होटल की गाड़ी में ला रहे थे। पुलिस ऑफिसर मेरे साथ ही बैठ गया और दिलचस्प निगाह से मुझे देख रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गालबन इंडियन हो। मैंने संजीदा निगाह से उसे देखा और फिर रास्ता से बोला, जी नहीं, मेरा तलक पाकिस्तान से है। ओहो, समझ गया और हमारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। पुलिस अफसर बोला, क्या मतलब? जो कुछ समझ गए हो मुझे भी समझाने की कोशिश करो, मैंने तलक लहजे में कहा। इतनी जल्दी भी क्या है जनाब, पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा और हमें जहमत करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मैंने तलख अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि पुलिस की ड्यूटी हर जगह यकसा ही होती है। मेरी इस बात को शायद वो नहीं समझ सका था, लेकिन मैंने भी अपने जुमले की वजाहत नहीं की। थोड़ी देर के बाद पुलिस वैन गालबन उस इमारत में दाखिल हो गई जो पुलिस स्टेशन की इमारत थी। पुलिस ऑफिसर ने मुझसे नीचे उतरने के लिए कहा। मसला पुलिस वैन के आसपास खड़े हुए थे, लेकिन ये इमारत पुलिस स्टेशन की इमारत नज़र नहीं आती थी और मुझे अंदर चलने का इशारा किया गया। चूँकि मैं इन इलाकों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता था, इसलिए मैंने तर्ज नहीं किया। मुझे इमारत के अंदरूनी हिस्से में लाया गया। कहीं कोई दफ्तर नहीं था और एक रिहायशी इमारत महसूस होती थी। वो लोग मुझे लिए हुए इमारत के इंतहाई अंदरूनी गोशे में पहुंचे और फिर मुझसे कमरे में चलने के लिए कहा गया। कमरा अंदर से खाली था और इससे कब्र की मैं चौंक कर पलटता दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया और मैं अहमकों की तरह खड़ा रह गया। ये कैसी पुलिस थी जिसने मुझे अपना प्राइवेट कैदी बना लिया? गुस्से की आलम में मैंने बार बार दरवाज़ा पीटा, लेकिन मुझे कोई जवाब ना मिला और अब ज़हन के गोशे से यह आवाज़ उभर रही थी कि मामला पुलिस का नहीं है, बल्कि यकीनन कोई घपला हुआ है। मैंने इतना सोचा ही था कि रामीस कहने लगा, हाँ, ये लोग पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि मामला वाकई कुछ मुख्तलिफ है और तुमने मुझे बर वक्त खबरदार नहीं किया। क्या करते? वो तादाद में कई थे, मसला थे, मुश्किल ही थी तुम्हारे लिए भी मुश्किल थी। हाँ भाई, क्यों नहीं? जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो इतना ही है कि सिचुएशन तब्दील कर दूँ, लेकिन अगर किसी गोशे से गोली चले और तुम्हारे बदन में प्यूसत हो जाए तो इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन घबराने की बात नहीं। कम अज़ कम इस बात पर इत्मीनान रखो कि ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। मैं चलता हूँ, तुम फिक्रमंद ना होना और मैं ज़रा उनकी हकीकत मालूम करूँ। रामीस की आवाज़ मादूम हो गई और मैं एक गहरी सांस लेकर कमरे के अंदरूनी माहौल की जानब मुतवज्जा हो गया। कमरे में कालीन के अलावा कुछ नहीं था। कोई फर्नीचर या कोई डेकोरेशन पीस टाइप की कोई चीज़ यहाँ कोई वजूद नहीं था और मुझे हैरत हो रही थी कि पुलिस की वर्दी में ये कौन लोग थे जो धड़ल्ले से काम ले रहे थे। और फिर सबसे हैरतनाक बात यह थी कि उन्होंने मुझे क्यों पकड़ लिया? क्या चक्कर है? कीमी से मेरा तल्लक क्या उनके इल्म में आ गया है? बेशुमार सवाल थे जिनमें सर कपाना हमाकत थी, क्योंकि इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हो सकता था। चुनाचा कालीन पर बैठकर मैंने दीवार से टेक लगा ली और आंखें बंद कर ली। जहन को आज़ाद छोड़ दिया। क्या फ़ायदा? जितना वक्त सुकून से गुजारा था उसी की याद ही काफ़ी थी। अब देखना यह है कि नत नए हंगामे क्या होते हैं। अंदाज़ा तो यही था कि ये लोग वही हैं जो बैल करोसा के कातिल थे और उसके बाद उन्होंने उसकी बहन को भी हलाक कर दिया, लेकिन मेरी गिरफ्तारी मेरे लिए नाकाबिले फ़हम थी। फिर मुझे सोइटा का ख्याल आया। होटल की ये पढ़ी लिखी ड्राइवर अब अपनी सारी मंतक भूल जाएगी। नई नस्ल की अलमिया के बारे में उसने बड़ी आलमाना गुफ्तगू की थी। अब उसकी इल्मियत जुर्म की इस दुनिया के सिलसिले में क्या कहती है, ये सवाल मैं उससे ज़रूर करूँगा। लेकिन वो मेरे साथ यहाँ नहीं पहुँची, हालांकि उसे मेरे साथ ही लाया गया था और इस बात के मकानात भी थे कि उसे अलग रखा गया हो। यहाँ आ जाती तो कम अज़ कम तन्हाई ही ख़त्म हो जाती और उससे इस मौजू पर भी थोड़ी सी बहस हो जाती। जाने कितने घंटे मुझे इस कैद खाने में गुजारने पड़े और उसके बाद दरवाज़ा खुला और एक बड़ी मूंछे वाले आदमी ने बाहर आने के लिए कहा। बाहर रात हो चुकी थी, मध्यम रोशनियाँ जल रही थी।
वो मुझे साथ लिए हुए एक और कमरे में दाखिल हो गया जो तेज़ रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे के दरमियान निसफ दायरे की शक्ल की एक खूबसूरत मेज़ लगी हुई थी जिसके पीछे 3 कुर्सियां थी और उन तीनों कुर्सियों पर 3 शानदार आदमी बैठे हुए थे और उनमें से एक का चेहरा जॉर्ज वाशिंगटन से मिलता जुलता था। दूसरा फ्रेंच कट दाढ़ी, बड़ी बड़ी घनी मूंछों और खूबसूरत चश्मे के साथ पुरवकार शख्सियत का मालिक नजर आ रहा था। तीसरा एक सूते हुए चेहरे के साथ किसी कदर सख्तगी तबीयत का मालिक शख्स था। तीनों ने कड़ी निगाहों से मुझे देखा। बड़ी बड़ी मूंछों वाला अकब में दरवाजे में जम गया था और मैं मज़का खेर निगाहों से उन तीनों को देखने लगा। अगर हमारा अंदाज़ा गलत नहीं है तो तुम ही ठाकर रंजीत कुमार हो, जॉर्ज वाशिंगटन ने गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है डियर, मेरा नाम तो महाराजा विक्रमाजीत है। और मैंने कहा, बकवास करते हो, हमें धोखा देते हो ठाकर। तुम्हारे बहुत से कारनामे सुने हैं लेकिन पहली बार हमारी जाल में फंसे हो। जो खेल तुम खेल रहे हो ठाकर, उसके नतीजे पर तुमने गौर नहीं किया और वह सब कुछ तुम्हारे बस की बात नहीं है जिसके लिए तुम मैदान अमल में आए हो। क्या समझे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मिस्टर जॉर्ज वाशिंगटन कि मैं क्या हूँ और जो मैं खेल खेल रहा हूँ उसके क्या नतीजे होंगे। लेकिन एक पेशगोई बल्कि हकीकत में बयान किया देता हूँ कि तुम लोग मुझे किसी थिएटर के मस्करे मालूम होते हो और किसी जासूसी ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हो और इससे ज़्यादा तुम्हारे बारे में कुछ कहना मेरे अपने लिए तौहीन अमीज है। कुछ के चेहरे वाले ने गहरी निगाहों से अपने करीब बैठे हुए दोनों आदमियों को देखा और फिर नरम लहजे में बोला, बैल क्रोसा से तुम्हारा क्या ताल्लुक था और तुम इस बात पर एतराज़ तो नहीं कि हम तुम्हें ठाकर रंजीत कुमार के नाम से पुकार रहे हैं? जिस तरह तुमने मुझे धोखा देकर यहाँ बुलाया है और इससे मैं तुम्हारी ज़हनीत के बारे में अंदाज़ा लगा चुका हूँ। अब अगर तुम मुझे सिकंदर आज़म भी कह दो तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। हकीकत यह है कि मेरा नाम सिर्फ मंसूर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खूब, गोया तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुम ठाकर रंजीत कुमार हो। मेरे इनकार करने से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम मुझे ठाकर रंजीत कुमार समझते हो तो वही सही, लेकिन इसके फ़वाइद ज़रूर बता दो मुझे। अगर कुछ नुकसानात हों तो मुझे मंसूर ही रहने दिया जाए। बैल क्रोसा की कहानी सुनाओ। उसने तुम्हारी मदद से क्या क्या कर लिया था और तुम्हारे साथ मज़ीद कितने अफराद हैं जो तुम्हारे साथ इस काम में मसरूफ़ हैं? दुनिया की आबादी में सिर्फ उन लोगों को निकाल दो जो यहाँ इस इमारत में तुम्हारे साथी हैं, बाकी सब मेरे साथ हैं। मुकाबला कर सकोगे उनसे? मैंने कहा, बहुत खुद एतमादी है तुम्हारे अंदर ठाकर, लेकिन उसके नतीजे बहुत बेहतर नहीं होंगे और जो कुछ हमें हासिल करना है वो हमारा ही रहेगा। तुम अपने दोस्त बैल क्रोसा का हशर अपनी आंखों से देख चुके हो और वो चूहिया जो बड़ी तेज़ी से दौड़ रही थी बिल आकर अपनी रफ्तार का शिकार हो गई। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि पहले तुम बैल क्रोसा के साथ देखा गया और उसके बाद उसकी बहन तुम्हारे साथ देखी गई? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। अगर तुम लोगों ने वाकई बैल क्रोसा को मेरे साथ देखा है तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ। और उसके बाद उसकी बहन कीमी भी कुछ अरसे मुझसे मुंसलिक रही। लेकिन अब हकीकतों की तरफ आ जाओ। ना तो बैल क्रोसा से मेरा कोई ताल्लुक था और ना ही उसकी बहन कीमी से। अलबत्ता कीमी ने बैल क्रोसा की मौत के बाद एक कहानी ज़रूर सुनाई थी जिसका ताल्लुक बैल क्रोसा से ही था, लेकिन वो खुद भी इस कहानी से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थी और उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि उसके भाई के कातलों के सिलसिले में मैं उसकी मदद करूं। लेकिन मैं सिर्फ एक सयाह हूं मेरे दोस्तों, और जिस तरह चाहो मेरे बारे में मालूमात हासिल कर लो। बेगर्द सियाहत दुनिया गर्वी को निकला हूं और इससे ज़्यादा और मेरा कोई मकसद नहीं। बाकी अपने तौर पर तुम्हारा जो दिल चाहे फैसला कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। खूबसूरत अल्फाज को लिफाफे में रखकर तुम हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हो ठाकर रंजीत कुमार। तुम्हारे बारे में जिस कदर मालूमात हमें हासिल है शायद तुम्हारे माँ बाप को भी ना हो, इसलिए फजूल बातों से गुरेज करो। पहले ये तस्लीम करो कि तुम ठाकर रंजीत कुमार हो। हमारे तुम्हारे दरमियान गुफ्तगू उसके बाद होगी। और पहले तुम ये तस्लीम करो कि तुम बैनुल अक़वामी गधे हो और ये जो शक्लें बनाए बैठे हो उनकी हकीकत कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिमागों में भूसा भरा हुआ है और तुम कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं हो। मेरा ये ख्याल था कि मेरे ये अल्फाज उन्हें मुश्तिल कर देंगे, लेकिन वह सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। फिर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले ने मेरे अक्ब में खड़े होकर लंबी वाले मूछे वाले शख्स से कहा, जाओ इसे ले आओ, और उसने गर्दन खम की और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने यहाँ किसी किस्म का कोई हंगामा मुनासिब नहीं समझा था, चुनाचा मैंने उनसे कहा, अगर तुम मुझे ठाकर रंजीत कुमार समझते हो तो कम अज़ कम ये बद अखलाकी तुम्हें ज़ेब नहीं देती कि तुम तीनों बैठे हुए हो और मैं खड़ा हुआ हूँ। सामने कुर्सी पर बैठ सकते हो ठाकर,
तुम बहुत चालाक और शातिर किस्म के आदमी हो, लेकिन इस बात को जहन में रखना कि जिन लोगों के चुंगल में तुम फंसे हो वो तुमसे कहीं आगे की चीज़ हैं। अगर तुम्हारे साथ 10,000 अफराद का ग्रोह भी है तब भी वह हमारे सामने बेबस ही रहेगा। मैंने हल्का सा कहका लगाया और कुर्सी पर जा बैठा। फिर बड़ी मूंछों वाला शख्स जिस शख्सियत को लेकर अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मेरे दिल में अजीब से तासरात उभर आए। मिस्र में, ईरान में और दूसरे तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ की मैं सियाहत कर चुका था, जिस कदर हसीन लड़कियाँ मेरे नज़दीक आई थी और उनकी जो जो शख्सियतें थी उनका तज़किरा मैं कर चुका हूँ। की मोरा और उनमें एक अजीबोगरीब शख्सियत की मालिक थी। लैसी जीन, गुरोजर और एक वो तमाम लड़कियाँ जिनमें ऐश भी शामिल थी, लेकिन उनमें से कोई मेरे जहन या दिल की गहराइयों में वो हलचल पैदा ना कर सकी थी जो उस लड़की को देखकर एकदम मेरे अंदर पैदा हो गई। बुलंदो वाला कद, इंतहाई हसीन, संगे मरमर जैसी तराश का बदन, लंबे लंबे बाल जो पिंडलियों तक आते थे, बड़ी बड़ी आंखें, कुशादा पेशानी, सतवा नाक, इंतहाई हसीन तराश के उभरे हुए होंठ, सुराहीदार गर्दन। गर्द के हर शय यूँ महसूस होता था जैसे वह अपनी जगह मुकम्मल हो और औरत की एक मुकम्मल तस्वीर अगर अफसानवी नुक्ता निगाह से हुस्न के मेयार को परखा जाए तो उस शक्ल में मौजूद थी। साड़ी में मलबूस, चेहरे से मशरकियत झलकती हुई, लेकिन आंखों में जहानत की झलक। जहाँ जाने कौन थी ये, बज़ाहिर यूँ महसूस होता था जैसे वो कैदी हो, लेकिन चाल की तमकनत बताती थी कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। वो ठहरी ठहरी सी चलती हुई अंदर दाखिल हुई और थकी निगाह से माहौल का जायज़ा लेने लगी। कुमारी पद्मा, हमने तुमसे कहा था ना कि बिल आखिर ठाकर रंजीत कुमार भी एक न एक दिन हमारे चुंगल में आ जाएगा। देख लो, और हमने अपने कॉल की तस्दीक कर दी है। ठाकर रंजीत तुम्हारे सामने मौजूद है। आने वाली की निगाहें मेरी जानब उठ गईं और एक लम्हे तक उनकी निगाहों में सपाट कफियत रही और फिर उसके होंठ सरगोशी के अंदाज में मुस्कुराए और उनसे आवाज़ निकली, ठाकर तुम। बेड़ा गर्क, और मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, आ गई फिर वही मुसीबत। उजले चेहरे में क्या आया कि ये लोग अब फिर उसी जुनून का शिकार हो गए और मैंने लड़की के अल्फाज की तरवाहट करना मुनासिब नहीं समझा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे नज़दीक पहुंच गई और फिर उसने उसी अंदाज में कहा, तो तुम भी उनके चिंगल में फंस गए ठाकर। अल्लाह की मर्जी बीबी, मैं आज तक कुछ कर सका हूँ जो अब करूँगा। मैंने ठंडा सांस लेकर कहा, मुझे ये तवक्का नहीं थी कि तुम पर तो बहुत इन्हिसार था। हाँ, बेशक दुनिया के बेशुमार लोग मुझ पर न जाने क्या क्या इन्हिसार करते हैं, तुम भी कर लो। एक बात दिमाग में रखना, जो कुछ इन्हें मिला है उससे अलग तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल भाइयों, मैं ठाकर रंजीत कुमार हूँ। बाप का नाम इसमें शामिल नहीं करूँगा क्योंकि वो गाली बन जाएगा। अब बोलो क्या चाहते हो मुझसे। जॉर्ज वाशिंगटन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने कहा, फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अब तुम दोनों यकजा होकर मेरे लिए काम करोगे। जैकल, इन्हें एहतराम के साथ इनकी कमीन गाह में छोड़ आओ। जैकल हमें लेकर बाहर निकल आया और उसी वक्त रामीस की आवाज़ उभरी, रब्बे समवात की कसम, वो क्लोपेट्रा से ज़्यादा हसीन है। उसका दिल ना तोड़ना रामास, और उसकी दिलजोई करो। मैं दांत पीस कर रह गया था। इस बार जिस कमरे में हमें कैद किया गया ये वो जगह नहीं थी जिसमें मैं पहले मौजूद था। शायद ये कुमारी पद्मा का कैद खाना था। यहाँ 2 हसीन बिस्तर बिछे हुए थे। फर्श पर इंतहाई कीमती कालीन था। एक जन्म सोफ़ा सेट लगा हुआ था, दूसरी तरफ ड्रेसिंग टेबल थी। बाथरूम मुल्हका था। गोया किसी छोटे से ख़ानदान के लिए ये कैद खाना इंतहाई मुनासिब था। कुमारी पद्मा अंदर दाखिल होने के बाद आहिस्ता कदमों से चलते हुए सोफ़े की तरफ बढ़ गई और फिर पुरवकार अंदाज में सोफ़े पर बैठ गई। रामीस की आवाज़ उभरी, वाह, वाकई कमाल है, वाकई कमाल है। रामीस, मैंने गुराई हुई आवाज़ में कहा और कुमारी पद्मा चौंक कर मुझे देखने लगी। क्या इस वक्त तुम्हारी खामोशी मुनासिब नहीं? यार, तुम फिर रास्ते से हट रहे हो। मैं कहता हूँ कि पीछो ताब खाने की ज़रूरत ही नहीं, क्या है, और ज़रा दिमाग को ठंडा करो और लुत्फ़ उठाओ। तुमने कुछ कहा? कुमारी पद्मा ने पारदार आवाज़ में कहा। जी नहीं कुमारी साहबा, मैं भला क्या अर्ज कर सकता हूँ। आपने मुझे ठाकर रंजीत कुमार बना दिया। क्या ये एजाज़ कम है मेरे लिए? मैंने तंजिया अंदाज में कहा। हिंदुस्तान के बाशिंदे हो? जी नहीं, पाकिस्तानी हूँ। और मैंने तलख लहजे में जवाब दिया। फिर भी हम में से ही हो? हम में से ही क्या मुराद? और क्या अब मैं आपके ख्याल में ठाकर रंजीत कुमार नहीं हूँ? मैंने तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए कहा और उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी मुस्कुराहट में इतना हुस्न, इतनी दिलकशी थी कि दिल से सारा गुबार निकल गया। और जी ना सिर्फ हमेशा के लिए ठाकर रंजीत कुमार बन जाऊं, बल्कि अपनी खिदमात कुमारी साहबा को भी दे कर दूं और उनसे कहूं कि बस अब दुनिया से बचाकर अपने कदमों में बसेरा कर दीजिए।
वो बदस्तूर मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखती रही। तुम जो कोई हो मैं नहीं जानती, तुम्हारा तल्लक कहाँ से है और तुम इन लोगों के जाल में कैसे आप फंसे। मैं ये बात इस तरह जानती हूँ कि तुम ठाकर रंजीत कुमार नहीं हो। ठाकर रंजीत से मेरी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। अब इस वक्त जब कि मैं अपने आप को दुश्मनों के दरमियान बिल्कुल तनहा पाती हूँ और इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं कि मेरे पास के मैं उन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें ठाकर रंजीत कुमार कह दूँ। कम से कम एक साथी तो मिले, आर्जी ही सही, लेकिन डूबते लोग तिनके का सहारा भी पसंद करते हैं। मैं अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम हो गई हूँ और अब मेरे पास इसके अलावा और कोई जरिया नहीं कि किसी भी ऐरे गैरे को मैं अपना साथी बनाने की कोशिश करूँ। तो मोहतरमा, यही ऐरा गैरा आपको क्यों मिल गया था? मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। देखो ना, मैं तुम्हें खुद गिरफ्तार करके लाई हूँ, ना जानबूझकर तुम्हारे पास पहुँची थी। तुम जो कोई भी हो सकता है कि तुम्हें यहाँ से रिहाई नसीब हो जाए। अगर कर सको मेरे लिए तो थोड़ा सा काम कर देना, और उसके बदले का कोई तस्वर मेरे जहन में नहीं है। एक ऐसी बेदस्तों पा लड़की जिसका कोई सहारा ना हो कुछ भी कर सकती है, तुम्हें इसका अंदाज़ा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं बाद में इस बात से इनकार कर दूंगी कि तुम रंजीत नहीं हो, लेकिन इस वक्त कुछ देर मेरे साथ गुजार लो। मेरी ज़िंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं बोलूँगी। उसकी आवाज़ में खसरत सी पैदा हो गई थी और मैं सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगा। रामीस बार बार मेरे ज़हन में चुटकियाँ काट रहा था और मैं उस मकसद समझ रहा था। वो चाहता था कि मैं लड़की से यंगागत की बातें करूं और उसकी दोस्ती हासिल करूं। बहरतौर ये तो करना ही था। कम से कम पहली बार एक शख्सियत मिली थी जिससे वो मुझे मारने से इनकार कर दिया था जो दूसरे समझते थे, यानी मेरे खदोखार इस बार उन लोगों को धोखा देने का बायस जरूर बने थे। लेकिन जिस शख्सियत से मेरी शनाख्त कराई गई थी उसने कहा था कि मैं वो नहीं हूँ, और ये बात ज़रा बासे इत्मीनान थी। और मंसूर दी ग्रेट, जिनके सपोर्ट दुनिया में आने के बाद ये जिम्मेदारी की गई थी कि वह कभी हिटलर के दस्ते रास्त बन जाएं, कभी आर्टन डोरल, कभी लॉर्ड कर्जन और कभी कुछ, और जब कि बजाते खुद वो सिर्फ एक बेरोज़गार नौजवान जिसकी बेरोज़गारी मसाली हैसियत रखती हो और उसके अलावा और कुछ नहीं थे। मैं रामीस से इख्तलाफ ना करते हुए उसके साथ नरम हो गया। कुमारी पद्मा, आप हैं क्या चीज़? इस बात के एतराफ़ तो आप कर चुकी हैं कि आपने मुझे सिर्फ एक साथी की हैसियत से रंजीत तस्लीम किया है, और आपके ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं कि मेरी शख्सियत बल्कि कौमियत ही बदल जाए। हाँ, मैं अपना मफ़हूम तुम पर वादे कर चुकी हूँ। अब देखो ना कि मैं खुद तुम्हें यहाँ नहीं लाई, लेकिन मुझे एक मौका मिला तो मैं उसे हाथ से क्यों गंवाऊँ। ज़रा मुझे ये बताओ कि इन लोगों ने आखिर तुम्हें रंजीत कुमार के धोखे में कैसे पकड़ा? अगर पसंद करो तो ये बात बता दो और मैं उसे तुम्हारा तावन ज़रूर तसव्वुर करूँगी। बेलक्रोसा नामे एक शख्स मेरे लिए मुसीबत का बायस बना है, मैंने कहा। लड़की बुरी तरह चौंक पड़ी और उसकी आंखों के बदले हुए अंदाज और उसकी चौंकने की कैफियत को मैंने बखूबी महसूस किया था। चंद लम्हों बाद उसने कहा, बेलक्रोसा को तुम कैसे जानते हो? क्या तुम भी बेलक्रोसा से वाकिफ़ हो? हाँ, ये बहुत अच्छा इंसान मेरी वजह से मौत का शिकार हुआ, सिर्फ मेरी वजह से। खूब, इसका मतलब है कि अब तुम मुझे उसकी कहानी भी सुनाओगी अगर तुम पसंद करो। वैसे मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं मैंने। देखो, उन लोगों से तुम्हें उठाकर रंजीत कुमार के धोखे में पकड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे खदोखाल किसी हद तक ठाकर रंजीत कुमार से मिलते हैं, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम रंजीत कुमार नहीं हो। बाद में उन लोगों को भी इसका इल्म हो जाएगा और उसके बाद मुमकिन है ये तुम्हें छोड़ दें। यहाँ से जाओ मेरे दोस्त। तो एक काम कर देना, मेरा जिसके लिए मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, काम ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे लिए नामुमकिन हो, लेकिन मुमकिन है कि मेरी ज़िंदगी बच जाए। क्या तुम बेलक्रोसा की बहन कीमी को भी जानती हो? जानती नहीं हूँ। बेलक्रोसा की ज़ुबान ही मैंने उसका नाम सुना था। बेलक्रोसा का कहना था कि उसकी एक ही बहन है और ज़िंदगी बनाने का जो तस्वर उसके जहन में है सिर्फ कीमी की वजह से है। वो चाहता था कि कीमी को ज़िंदगी की सारी आसाइशें फराहम कर दे, लेकिन बदनसीब भाई बहन के लिए ये ना कर सका और उन दरिंदों का शिकार हो गया। काश ऐसा ना होता। मिस पद्मा, अब ऐसा कोई मामला नहीं रहा। वो बहन भी अब भाई के पास पहुंच गई, मैंने कहा, और पद्मा एक बार फिर चौंक पड़ी और उसकी आंखों में दुख के तासरात नजर आए। और फिर उसने बड़ाई हुई आवाज़ में कहा, क्या वाकई कीमी? हाँ, उन लोगों ने मुझे उस लाश के पास ही पाया था और वहाँ पूरी पुलिस वालों के बेस में उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि वह बाकायदा जुराम पेशा हैं और शायद हर तरह के हुलिये अख्तियार कर लेते हैं। अक्सर मैंने उनमें से कुछ को पुलिस के लिबास में देखा है, जबकि पुलिस से उनका कोई तलक नहीं।
अब तो इस कहानी में मुझे भी दिलचस्पी महसूस हो रही है मिस पद्मा। चलिए ठीक है, और तकदीर हमें इस तरह यकजा कर रही है और आपके लिए मुझसे कोई काम लेना चाहती है। पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार मैं आपके लिए कुछ करने पर आमादा हूँ। बेलक्रोसा से मेरी मुलाकात इत्तफाकिया तौर पर हुई थी। वो चंद रोज़ मेरे साथ रहा और उसकी वजह एक बार पहले भी मैं एक मुसीबत में फंसा। फिर बेलक्रोसा मारा गया और उसकी बहन मुझे मिली और उसने अपने भाई के कातलों के खिलाफ मेरी मदद हासिल करना चाही। लेकिन पिदमा, मैं एक स्याह फितरत आदमी हूँ और हंगामों से बचना चाहता हूँ। मैं भला कीमी की क्या मदद कर सकता था? चुनाचा मैं यहाँ आ गया और मैंने ऐसे ही सैर तफरी के दौरान कीमी की लाश शहजादा योजीन के महल के पास झाड़ी में पड़ी हुई पाई। क्योंकि मैं उसे पहचानता था, इसलिए फितरी तौर पर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए। लेकिन इससे कबल कि मैं उस लाश के सिलसिले में कोई कार्रवाई करता, उन लोगों ने मुझे पुलिस वालों के सिए से पकड़ लिया और उसके बाद ये मालूम करना चाहते थे कि मैं रंजीत कुमार हूँ या नहीं। मैंने इनकार किया तो उसकी तस्दीक के लिए उन्होंने आपको तलब कर लिया। पिदमा गर्दन हिलाने लगी थी और उसने घटाओं जैसे स्याह बाल उड़ा उड़ा कर उसके चेहरे पर आ पड़े थे और ऐसे लगता था जैसे आधा चांद बादलों की ओर से झांक रहा हो। हुस्न जमाल में यकता उस हसीन लड़की ने वाकई दिलों पर हुक्मरानी करने के तमाम इंतजामात अपने अंदर समो रखे थे। वो गमज़दा अंदाज में गर्दन झुकाई रही और चंद लम्हों के बाद उसकी हसीन आंखों में आंसुओं को देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ था। मैं दिल सोजी से आगे बढ़ा और उसके सर पर हाथ रख दिया और उसी वक्त रामीस की जलाई हुई आवाज़ मेरे कानों में उभरी। ए अकल के ऊँट, इस दस्ते मोहब्बत को दस्ते शफकत में क्यों तब्दील कर रहा है? सर पर हाथ रखने का मतलब समझता है तू? बेवकूफ़ आदमी, अगर हाथ रखने का मौका मिल ही गया है तो कमर पर रख, शानों पर रख, और इस तरह तो तू अपनी शख्सियत ही तब्दील किए दे रहा है। मैंने बौखलाकर पद्मा के सर से हाथ हटा लिया। पिदमा ने डुबडुबाई आंखों से मुझे देखा और फिर बर्राई हुई आवाज़ में बोली, मंसूर नाम बताया था ना तुमने अपना? हाँ। मैंने गर्दन हिलाई। यकीन करो मंसूर, मेरी ज़ात में ऐसी तशंगी है जो शायद कभी किसी इंसान की ज़ात में नहीं रही होगी। और तुम जिन हालात से भी गुजरो, ज़िंदगी तुम्हें जो कुछ भी बनाए, कम अज़ कम अपने आप से वाकफ़ तो होते हो। कोई तुमसे तुम्हारे बारे में पूछे तो इतना तो कह सकते हो कि तुम्हारा ख़ानदान ये था, वालदैन ये थे, तुम्हारा मादी कुछ इस तरह था, और इस तरह इंसान अपनी शिनाख्त करा सकता है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। लोग मुझे पद्मा कहते हैं, मैं पिदमा हूँ। अगर मेरा कोई और नाम लिया जाए तो मैं उसकी तरदीद नहीं कर सकती, इसलिए कि मैं खुद अपनी ज़ात में नाकाबिल शिनाख्त हूँ। मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ। वो लोग जो होश संभालने के बाद मेरी निगाहों के सामने रहे, बिल आखिर ये कहकर चले गए कि मैं वो नहीं हूँ जो अब तक थी। समझे मंसूर, मैं वो नहीं हूँ जो अब तक थी, और वो भी नहीं हूँ जो आइंदा रहूँगी। तुम्हें मेरे अल्फाज उलझे हुए महसूस होंगे, लेकिन मेरी सारी ज़िंदगी उलझाए हुए दागों के एक अंबार की मानद है जिसका कोई सिरा कहीं से नहीं मिलता। मैं अपनी शिनाख्त भी चाहती हूँ मंसूर, और ज़िंदगी भी। मुझे जीना पसंद है। मैं दुनिया को उन हंग निगाहों से देखना चाहती हूँ जिन आँखों से जीने वाले देखते हैं। लेकिन मुझ पर न जाने क्या क्या कामतें टूटती रहती हैं। मैं सब कुछ होने के बावजूद इतने अफसरदा हूँ मंसूर कि शायद मेरा दिल अंदर से गुल हो गया हो, और अगर कोई मेरे सीने को चीर कर देखे तो दिल की जगह से गिला हुआ खून का लोथड़ा महसूस होगा जिस पर इतनी ज़रबें पड़ी हैं कि वह अपनी असली शक्ल ही खो बैठा है। मैं अपने अंदर का मफहूम समझाने के लिए न जाने क्या क्या कह रही हूँ। बस तुम एक गमज़दा लड़की के बारे में जो भी तयन कर सकते हो वो मेरी ज़ात के साथ कर लो। मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती हूँ। सुनो मंसूर, कम अज़ कम मेरी दास्तान सुन लो, मेरा दिल हल्का कर दो, और उसके बाद चाहो तो मुझ पर लानत भेजकर चले जाना। मैं अपनी तकदीर की स्याही अपने हाथ से नहीं जुदा कर सकती। और उसकी आवाज़ रुंध गई थी, और इस बार मैंने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए थे और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पिदमा, बराए करम खुद को संभालो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हालात कैसे ही हों, मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। पिदमा ने अपना खूबसूरत सर मेरे बाजू से टिका दिया और रामीस ने एक बार फिर मेरे कान में सरगोशी की, उम्दा जा रहे हो रामास, उम्दा जा रहे हो। दिल तो चाहा कि रामीस को गालियाँ सुनाऊं, लेकिन अपने आप को बाज रखा। पिदमा मेरे बाजू से सर टिकाए रोती रही। फिर उसने भराई हुई आवाज़ में कहा कि मेरा तलक कहाँ से है ये तो नहीं जानती। लेकिन मैंने जब होश संभाला तो कंडोला के एक कस्बे रतनोरिया में मौजूद थी। मैंने खुद को एक नई कहानी के लिए तैयार कर लिया। कहानियाँ जो मेरा मुकद्दर थी, कहीं से भी किसी से भी एक कहानी सुनने को ज़रूर मिलती थी। और उसके बाद पिदमा बेदस्तूर सिसकियाँ बरते हुए अपनी दास्तान गम सुना रही थी तनोरिया में, और मैं उस कस्बे के सबसे बड़े आदमी को गोपाल संगा की हवेली में रहती थी।
जिसका तलक राणा सांगा के खानदान से था और मैं से पिताजी कहती थी। बचपन के हालात क्या थे, कब मैं गोपाल सांगा के घर में आई, बिल्कुल नहीं जानती। जिस तरह बच्चे अपने घर में रहते हैं उसी तरह मैं भी उस घर में रहती थी। गोपाल की ज़मीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। हर शख्स उसे झुककर सलाम करता था, मगर वो मेरा गुलाम था। हाँ मंसूर, बाप अपनी बेटी का गुलाम। मैं बच्ची थी, शरारतें करना चाहती थी, शरारतें करती थी और देखती थी कि शरारतें करने पर दूसरी लड़कियों के माता पिता उन्हें बुरा भला कहते हैं, मारते हैं, डांटते हैं। लेकिन मेरी हर शरारत पर वो लोग ना सिर्फ बेबस होकर रह जाते थे, बल्कि ऐसे डरे डरे अंदाज में मुझे समझाते जैसे अगर मैं नाराज़ हो गई तो उनकी तकदीर का सूरज गुरूब हो जाएगा। इस सूरत हाल से मैं एक जहनी मरीज़ा की खैसियत इख्तियार कर गई। नौजवानी की उम्र को छूने लगी थी, लेकिन कभी भी अपनी वसीयत ना पा सकी जो माँ बाप की निगाह में औलाद की होती है। मैंने एक दिन हरनावली को पीट डाला। गुस्से के आलम में वो पहली बार मेरा मुकाबला करने के लिए खड़ी हुई तो मुझे ऐसा सरूर आया मंसूर कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे यूँ महसूस हुआ कि अचानक उन लोगों ने मुझे इंसान मान लिया हो, लेकिन दूर से हरनावली की माँ ने उसकी ये बदतमीजी देख ली और फिर उसकी जूतियों से ऐसी पिटाई हुई कि मैं खुद भी किसी को न रोक सकी। वो यही कहती रही कि गलती दीदी की थी, लेकिन मेरी गलती कभी गलती नहीं होती थी। इस सूरत हाल पर अब मैं गौर करने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जाता है और मैं अपने आप को हवेली में अजनबी समझूं। सच्ची बात यह है कि उन्होंने मुझे हर तरह का सुख दिया था, लेकिन वो मोहब्बत व पनाहियत नहीं दी थी जो माता पिता के दिलों में होती है, बल्कि हर शख्स मेरी इज्जत करता था। एक रात कुछ नामालूम लोगों ने मैं हवेली पर गोलियों की बारिश कर दी। पहले तो हमारे कुछ मुलाजम मारे गए, मगर उसके बाद गोपाल सांगा बंदूक लेकर उन लोगों के मुकाबले पर डट गया और उसके आदमी ने थोड़ी ही देर में जंगल का पांसा पलट दिया और न सिर्फ हमला आवरों को मार मार कर भगा दिया, बल्कि एक शख्स को भी उठा लाया जो गोरी चमड़ी वाला एक गैर मुल्की था। गोपाल उसे देखकर हैरान रह गया और वो उस वक्त बेहोश था। काफ़ी देर बाद उसे होश आया तो गोपाल ने कड़कर उससे सवाल जवाब करने लगा। कौन हो तुम और मेरी हवेली पर हमला क्यों किया गया? तू जानता है कि मैं कौन हूँ और तेरी हवेली पर हमला क्यों किया गया था? गैर मुल्की ने जवाब दिया। मैं नहीं जानता, तुझे बताना होगा। बेवकूफ़ आदमी कर्नल जेम्स को भूल गया। मैंने महसूस किया कि इस नाम पर गोपाल का रंग पीला पड़ गया। ये कर्नल जेम्स कौन था और गोपाल सांगा से उसका क्या ताल्लुक था? ज़ाहिर है कि मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती थी। गोपाल सांगा उस जख्मी से मुख्तलिफ सवालात करता रहा और जख्मी उसे जवाब देता रहा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए थे। फिर उसने पिस्तौल निकाला और सफ़ेद फाम के सर का निशाना लेकर 2 गोलियां दाग दी। सफ़ेद फाम के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल सकी थी और मैंने गोपाल सांगा की यह दरिंदगी पहली बार देखी। सफ़ेद फाम की लाश को खामोशी से दफन कर दिया गया। लोग गोपाल से तरह तरह के सवालात करने आए, मगर उसने सख्ती से उन सब को मना करके भगा दिया। दूसरी रात उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी को खामोशी से वहाँ से कहीं और भेज दिया। ये बात मुझे सुबह ही पता चली। गोपाल मुझे इस बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका था, लेकिन मुझे झूठी तसल्लियाँ देता रहा। फिर अगली रात मेरे लिए भी इस हवेली में आखिरी रात साबित हुई। गोपाल ने 3 घोड़ों का बंदोबस्त किया। एक घोड़े पर सादो सामान भरा हुआ था और बाकी 2 मेरे और उसके लिए। आधी रात को गोपाल मेरे कमरे में आया और आहिस्तगी से बोला, पिदमा बेटे, हम लोग चल रहे हैं। कहाँ पिताजी? चलो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और मुंह हाथ दे लो, घोड़े तैयार हैं। मैं घोड़सवारी की शौकीन थी। हवेली के अस्तबल में 4 घोड़े थे जो कभी कभी मेरे इस्तेमाल में आ जाते थे। घोड़े के सफ़र का सुनकर मैं खुश हो गई और उसके बाद मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया और यूं हम इंतहाई खामोशी से तनोरिया से निकल गए। रात भर यह सफ़र जारी रहा। हम जंगलों और चट्टानों में भटकते रहे। राजपूताना के पहाड़ी इलाके सुर्ख चट्टानों के साथ निगाहों के सामने थे। सुबह का सूरज निकला तो हमने अपने आप को एक खूबसूरत जंगल में पाया। यहाँ का मौसम तनोरिया और उसके करीबी इलाकों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और हसीन था। हल्की हल्की खनकी रची हुई थी। चारों तरफ बिखरे हुए पहाड़ों और उनके गिर्द उगे हुए दरख्तों को देखकर मैं खुशी से फूली न समाई। गोपाल किसी गार की तलाश में था। बिल आखिर उसे ऐसा गार मिल गया जो उसके ख्याल में मुनासिब था। चुनांचे हमने वहीं पड़ाव का फैसला कर लिया। रात को जब हम सोने के लिए लेटे तो मैंने नर्म आवाज़ में गोपाल को मुखातब किया कि आप भी नहीं बताओगे पिताजी कि हम यहाँ क्यों आए हैं? गोपाल जवाब में अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। तुम मुझे क्या समझती हो पिदमा? पिताजी? तो बेटी, ये नहीं हो सकता कि अगर तुम्हारा पिता तुमसे कहे कि इस बारे में कोई सवाल ना करो तो तुम खामोश हो जाओगी। खामोश तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए,
کہ میرے دل میں ہمیشہ سے آپ کے لیے احساس رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان اجنبی ہوں اور مجھے اس کی وجہ نہیں بتائیں گے۔ گوپال پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور اس کے چہرے پر مختلف رنگ آ رہے تھے۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے، کچھ ایسی باتیں میں تمہیں بتائی دیتا ہوں جو اس وقت ضروری بھی ہیں۔ وہ ذرا دیر کو جیسے سانس لینے کے لیے رکا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، تم برا مت ماننا اور نہ ہی دل چھوٹا کرنا، یہ انکشاف تمہارے لیے عجیب ہو رہا، لیکن یہ سچ ہے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ ہم سب تمہارے غلام ہیں، ہمارے سپرد صرف تمہاری پرورش کی گئی تھی۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آج اس سلوک کی وجہ مجھے معلوم ہو گئی تھی جو میرے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن یہ بات غمناک بھی تھی کہ میں اپنوں میں نہیں ہوں۔ میرے ماتا پتا کون ہیں؟ اور میں نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ افسوس، میں یہ بھی نہیں جانتا، اور مجھے تو تم تنہا ایک جگہ ملی تھی۔ تمہارے پاس ایسا ساز و سامان تھا جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ تم کسی بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہو۔ میں تمہیں اٹھا لایا اور پھر میں نے تمہاری اپنی بیٹیوں ہی کی طرح پرورش بلکہ خدمت کی، اور میں نے سب سے کہہ دیا کہ پدما کو کسی راجکماری کی طرح رکھا جائے، مگر اب برا وقت آ گیا ہے۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔